बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम सिटी एट 10 में मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। उम्मीद है कि आप सभी लोग ठीक ठाक होंगे और ना सिर्फ ठीक ठाक होंगे बल्कि मुझे तो हर तरफ लोगों के मूड भी इंतहाई खुशगवार नज़र आ रहे हैं। ऑल दो कुछ खबरें जो हमने डिस्कस करनी है वो अच्छी नहीं है, लेकिन ये जो मैच के हसार में सभी लोग हैं और जीत का जश्न सभी लोग मना रहे हैं और इस पे जो ज़बरदस्त मीम्स हमें सोशल मीडिया पे नज़र आ रही हैं उनका तो आप पूछें ही ना कि किस तरह से लोग इंजॉय कर रहे हैं। खैर, कल का मैच भी बहुत इंटरेस्टिंग था और बीच में ऐसा भी लगा कि जी शायद हम कहीं डगमगाते नज़र आ रहे हैं, लेकिन मैच एक बार फिर से शानदार कारकर्दगी का ग्रीन शर्ट्स की जानिब से मुजाहरा किया गया और अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी पाकिस्तान के नाम आई। तो कुछ मैच के हवाले से हम आपको झलकियाँ भी दिखाएंगे, कुछ ज़बरदस्त मनाजिर जिसकी वजह से जीत पाकिस्तान का मुकद्दर बनी और साथ ही साथ आज की खबरें भी डिस्कस करेंगे। अपने मेहमानों से भी आपकी मुलाकात कराएंगे। शहर में स्मॉग बढ़ती चली जा रही है, तो स्मॉग के तदारुक के लिए अगर अभी इकदाम ना किए गए तो आगे जाके हालात बिगड़ सकते हैं। तो आज हमारा स्पेशल सेगमेंट है जी स्मॉग के हवाले से। ऑल दो हम देख रहे हैं कोविड की सूरत हाल बहुत बेहतर हो रही है, लेकिन प्लीज़ आप मास्क रिमूव मत कीजिए क्योंकि ये स्मॉग भी बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है, सांस की बीमारियों का सबब बनती है, आंखों के लिए बहुत ज़्यादा जो है ये सेंसिटिव जो है मैटर है, तो इस पे हम ज़रूर बात करेंगे। फ़िलहाल आगाज़ करते हैं अपनी टॉप स्टोरीज से। पहली खबर है जी T20 की आलमी जंग, शाहीनों ने न्यूजीलैंड की सिक्योरिटी का मसला हल कर दिया। पेट्रोल मजीद महंगा करने की तैयारियां, अवामी सवारी भी महंगी कर दी। सर्दियों में गैस बहरान सर उठाने को तैयार, घरेलू सारिफीन के लिए प्रेशर कम रहेगा। और डेंगू ने बच्चों को भी निशाने पर रख लिया, रोजाना 25 से 30 बच्चे डेंगू से मुतासर होने लगे। जी तो नाज़रीन, ये हैं आज की हमारी टॉप स्टोरीज, इन्हें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर दुर्रे नायाब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम दुर्रे, क्या हाल चले आप? अच्छा, मेरा तो दिल कर रहा है कि मैं बड़ा संजीदा सा खबर का आगाज़ करूं, लेकिन ये जो कल ज़बरदस्त से मीम्स हम सुन रहे हैं, सिक्योरिटी का मसला हल हो गया, लोग ये कह रहे हैं, क्या वाकई आपको ये लग रहा है सिक्योरिटी का मसला? फवाद चौधरी साहब ने भी कहा ये इंडिया बीच में आ गया था, हमारा असल तो लेना देना इनके साथ था। अच्छा जी, वो जो वक्ती खुशी है वो तो हम हासिल कर लेते हैं जो मैच की वजह से पूरे पाकिस्तान को, बल्कि पूरे पाकिस्तान और पूरी दुनिया में रहने वाले पाकिस्तानियों को खुशी मिली, लेकिन उसके बाद हम फिर असल टॉपिक फिर तो आना ही है। तो ये मीम्स जो है ना, ये बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं और जो इखलाकी तौर पर बहुत बेहतर हों, जिनके अंदर कोई ऐसी बात कबाहत ना हो, तो उनको तो एंजॉय करना चाहिए। और जो हमारा हिस्से मज़ा है ना पाकिस्तानियों की, वो तो झलकती है, आपने देखा है। अच्छा, मुझे लगता है लोगों ने ये सब चीज़ें ना पहले से तैयार रखी थी। जैसे ही हमने देखा कि पाकिस्तान ने मैच अपने नाम किया और आपको सोशल मीडिया पे एक भरमार नजर आना शुरू हो गई इस तरह की मीम्स। देखे ना सिक्योरिटी के मसले हल हो गए, उनके जो जवाब थे, उन्होंने कहा जी, एक बंदे ने बड़ा खूबसूरत मीम किया, उसने कहा कि जिसके मशवरे से, जिस मुल्क के मशवरे से न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान में सिक्योरिटी के जवाब बना के भागी, पहले उनकी जो है जवाब दुरुस्त हुआ, उसके बाद इनकी सिक्योरिटी दुरुस्त कर दी गई। तो ये तो बड़ी बात है। फिर दो बंदों ने ये भी लिखा कि इंडियन कैप्टन और न्यूजीलैंड के कैप्टन दोनों सर जोड़ के बैठे हैं और वो कोई मुझे फैसलाबादी भाई लग रहे थे, जिन्होंने कहा जी कि एना द कोल ना हुआ है, बिल्कुल बिफर गए हैं सारे। तो ये हालात जो है ना हमारे पाकिस्तानी टीम के, उसकी तो अनबिलीवेबल जो है परफॉर्मेंस है। और कल जिस तरह से मैच एकदम शेकी हुआ और सेकंड इनिंग के दरमियान में तो मैंने तो खुद भी मैच छोड़ दिया कि मैंने अब नहीं देखना, ऐसे लग रहा था, अब बर्दाश्त नहीं हो रहा, ये कुछ उल्टा ना होने जाए, तो सिक्योरिटी कहीं हमें उल्टी ना पड़ जाए। तो उस वक्त फिर एंड पे जिस वक्त संभाला शुएब मलिक ने, आसिफ ने, और वो फिर बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस दे गए, तो कमाल हो गया। अच्छा, इस मीम्स में ना पहले मैं थोड़ा सा लोगों की मजाक वाली हिस्ट्री हम डिस्कस कर रहे हैं, मैं तो कह रहा हूं दिखाने चाहिए थोड़े कुछ 30 सेलेक्टिव जरूर हम दिखाते हैं आगे चल के, लेकिन जहां पर आम लोग हैं वहां पर हमारे जितने सियासतदान हैं, जितने हमारे अहम शख्सियात हैं, उनकी जानिब से भी इस तरह के जुमले जो हैं वो हमने देखे हैं कि जी वो भी बड़ा एंजॉय कर रहे हैं। गवर्नर साहब ने कल कहा, फवाद चौधरी साहब ने कल कहा, तो ये हम देख रहे हैं, हम ट्वीट भी चला रहे हैं गवर्नर साहब का कि सिक्योरिटी का मसला हमने इनका हल कर दिया। तो ये चीज़ें जो हैं खासी इंटरेस्टिंग लगती हैं कि जहाँ सब लोग एंजॉय हाई लेवल पे और ऐसी संजीदा लेवल पे, स्टेट लेवल पे अगर कोई बंदा हमारा ये बात कर रहा है तो फिर इस पर कोई मजाक और कोई ऐसी बात रह नहीं जाती। हमने वाकई उनकी सिक्योरिटी का मसला हल कर दिया है। आज के बाद उनको सिक्योरिटी से कोई शिकायत नहीं होगी। हाँ, परफॉर्मेंस से हो सकती है,
अगर वो ये कहें जी कि हमारे बंदे अनफिट हैं, परफॉर्म नहीं कर पा रहे, कुछ सीजन अप डाउन चल रहा है, तो हम कोई दौरा मनसूख करते, समझ आती है। लेकिन बिला जवाज किसी भी मुल्क को इस तरह से निशाना बना के उसकी तुम्हारी मेहनतों में पानी फेरना, ये कोई अच्छी बात नहीं है। लेकिन सबसे अच्छी बात ये है कि टीम वर्क ने इसको माइंड नहीं किया, टीम वर्क ने फिर अगले मैदान में साबित किया। एक बंदे ने तो बल्कि एक क्लिप काट के शेयर किया हुआ था कि एक पुराना मैच था, शाहिद अफरीदी को आउट करके जो उस वक्त मुरलीधरन थे, उन्होंने बड़ा तज़हीक अमेज़ एक इशारा किया कि मैदान से बाहर चलो, और फिर कुछ अरसे बाद उसी मैदान में दोबारा उन्होंने जब फेस किया तो उन्होंने ठीक धुलाई की श्रीलंका की, ना सिर्फ बल्कि मुरलीधरन के हर ओवर में उन्होंने तसल्ली की। तो ये वो बातें हैं जिसमें वो कहते हैं कि खेल का जवाब खेल से देना चाहिए, आप इसको ये जवाब ना बनाए। और पीछे जो मंतक है इंटरनेशनल लॉबीज क्रिकेट को जिस तरह हैंडल कर रही हैं, और बैकएंड पे जो हमारे मुल्क में क्रिकेट के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, वो तो चले हमारा एक अलहदा ग्रीवेंसेस है, लेकिन पाकिस्तानी टीम ने साबित किया है कि परफॉर्मेंस पे ज़ीरो कंप्रोमाइज़, और जो मसला जवाब बना के मैदान में आए, इंशाल्लाह इंडिया के बाद और अब ये और अगली जो टीम है, लोग उस पर भी बड़ा कमेंट कर रहे हैं कि जी हमारी तो तसल्ली हो गई है, अब अगलों की बारी आ गई है, अगले भी आ जाए, उनका कोई जवाब तो नहीं है तो वो भी बता दे, पेश कर दे। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा जी, और इसके साथ साथ मैंने लोगों के कुछ ना बहुत ज़्यादा फ़नी कमेंट्स ये भी देखे कि किस तरह से हम तो पेट्रोल की इतनी कीमत के आदी हो गए हैं और इन्होंने 134 रन का हदफ दिया है, और इसके साथ वो हमने पिछले मैच में देखा कि 1100 में से 1100 उसने कहा जी कि हम तो मुल्क में पेट्रोल 134 रुपए का नहीं देते भाई, तुम लोगों ने 134 का हदफ दे दिया। बिल्कुल ऐसे ही है, मतलब बहुत ही इंटरेस्टिंग लोग। और वो 1100 लिखा कि भाई आजकल एतबार ना करना, आजकल हमारे मुल्क में 1100 से 1100 नंबर चल रहे हैं। तो इसीलिए जी आजकल तो लेकिन मैं ज़रूर ये कहूँगी कि हमारे जितने भी क्रिकेटर्स हैं, प्लेयर्स हैं, बहुत ज़बरदस्त सबने खेला, तो अल्लाह ताला बुरी नज़र से बचाए, इसी तरह ज़बरदस्त कारकर्दगी रहे। खैर, लाहौरियों के जश्न को हम किस तरह से भूल। अच्छा, मैं सॉरी अना आपकी बात कर रहा हूँ, आपने जो बात की ना अल्लाह बुरी नज़र से, एक बंदे ने ये भी लिखा है कि हमें ट्रॉफी की जरूरत नहीं है, बस जितना आपने परफॉर्म करना तो बहुत अच्छा परफॉर्म। बिल्कुल सही कहा, वाकई लोग ये भी कह रहे हैं। अच्छा जी, लाहौरी जश्न बड़ा जो है वो खूबसूरत अंदाज में मनाते हैं, और अपनी जीत को जिस तरह से लाहौरियों ने सेलिब्रेट किया, पहले वो आपको दिखाते हैं जी। साहब भी मैच देखने के लिए पहुंचे होंगे। अच्छा जी, बड़ी बात है कि इस मुश्किल दौर में जहाँ पे मुस्लिम लीग नून बहुत सारे चैलेंजेस से निपट रही है, लेकिन अपनी टीम को सपोर्ट करना भी आखिर उनकी जमात की तर्जुमानी ज़रूरी थी किसी की, और अगर हुकूमती तर्जुमान और हुकूमती जमातों के लोग जा रहे हैं सपोर्ट करने, तो फिर उनका भी राइट बनता है वो तो शायकीन का हक है जी। अच्छा जी, हमने देखा कि गुज़श्ता मैच में बाबर आजम की और रिजवान की परफॉर्मेंस, ये तो मोहम्मद आसिफ अली ने बहुत ज़बरदस्त जो है शानदार कारकर्दगी दिखाई है, और इस दफ़ा मैच का सेहरा उनके सर जा रहा है। अच्छा, मैंने ना इस पूरी टीम की और जिस वक्त हमारी कम्बिनेशन है टीम का और इस वक्त जो मोराल है, मैंने इससे एक चीज़ सीखी है, और वो आप बात करें बेशक हारिस रऊफ की, आप बात करें बाबर आजम की, आप आसिफ की बात करें कि ये कितने मिडिल क्लास घराने से आए और किस तरह महरूमियों को फेस किया। इनके वालिदैन की स्टोरीज वो भी मीडिया हाईलाइट कर रहा है, इनके बैकग्राउंड घरों का वो क्या था, लेकिन इन्होंने हिम्मत नहीं हारी, और हिम्मत ना हार के तमाम महरूमियों को साथ लड़ के आज वो जिस मकाम पे पहुंचे हैं, उसके पीछे बड़ी मेहनत है। और हम जो हौसला हार जाते हैं ज़िंदगी में, छोटी छोटी चीज़ें जो आती हैं, उसके बाद हम कहते हैं कि जब हमसे नहीं होगा, तो ये हमें लर्न करना चाहिए कि ये वही लोग हैं जिन्होंने ज़िंदगी में कई बार सोचा कि हमसे ये नहीं होगा। अब बाबर आजम के वालिद साहब ने कहा जी कि मैंने अपने बेटे के लिए भूख भी बर्दाश्त की, हमने एक ज़िंदगी का सफ़र किया, धूप छाँव में ही हमने बर्दाश्त किया, और उसके बाद हम इस मकाम पे पहुँचे। हारिस रऊफ साहब के वालिद साहब जो हैं वो वेल्डिंग का काम करते थे, और कितने हम्बल ख़ानदान से। हसन अली कच्चे मकान में रहता था। हसन अली के घर के अंदर तो पक्की दीवारें नहीं थी, पक्की ईंटों से कुछ कंस्ट्रक्शन नहीं थी, लेकिन वो कैसे आगे आए। आप आसिफ को देख लें, ये सारे लोग वो हैं जो हम्बल बैकग्राउंड से। फ़ाखिर देख लें, हमारे अफवाज पाकिस्तान का एक बड़ा रोशन सितारा है, लेकिन एक हम्बल ख़ानदान से और एक लोअर रैंक से ताल्लुक़ रखने वाला बंदा था। तो ये तमाम वो स्टोरीज़ हैं, वो तमाम मेहनती लोग हैं जिन्होंने आज इस टीम में अगर ये 5 लोग 6 लोग जिनका मैंने जिक्र किया है निकल जाएँ, तो हमारी टीम बहुत मुश्किल हालात में खड़ी होगी। बिल्कुल आपने तो हमें हम्बल ख़ानदान और हम्बल बैकग्राउंड से होते हुए, मेहनत करते हुए, मुश्किलात टकराते हुए आज फिर इस मकाम पे पहुंचना चाहिए जहां पे सारे लोग खड़े हैं। चलें जी, हम एक बार फिर से गुड लक बोलेंगे पाकिस्तानी टीम को, और आगे आने वाले मैचों में भी इसी तरह से हम ख्वाहिशमंद भी हैं, और अब तो जी तवक्को भी बहुत ज़्यादा बांध दी है कि जी हमारी टीम जो है इसी तरह से ये शानदार कारकर्दगी का सिलसिला तो है जो है वो जारी रखेगी। गुड लक बोलेंगे टीम को, इस खबर को हम वाइंड अप करेंगे, क्योंकि अब अगली खबरें जो हैं वो बहुत ज़्यादा हमारे पास जो हैं वो परेशानी की हैं। पेट्रोल बढ़ने वाला है, महंगाई में इजाफा होने वाला है,
पता नहीं क्यों हम इन चीज़ों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। मेरे ख्याल से अब कुछ जादू ही हो जाए जिसका इंतज़ार है लोगों को, अदरवाइज़ ये हालात जो हैं कहीं से भी आवाम की फेवर में नज़र नहीं आ रहे। अगली खबर की तरफ आएंगे, हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद ज्वाइन करते हैं। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से हम खुश आमदीद कहेंगे। जी, तो आपने अहम खबर जान ली। अब आपके साथ जो अगली खबर हम डिस्कस करने वाले हैं, आवाम के साथ, आवाम इसको मजाक भी कह रही है, कहा जा रहा है कि जी बहुत बुरा सलूक किया जा रहा है हुकूमत की जानिब से, पेट्रोल मज़ीद महंगा करने की तैयारी की जा रही है और अवामी सवारी भी इससे महंगी हो जाएगी। ना सिर्फ अवामी सवारी, इससे महंगाई का एक तूफ़ान आ जाएगा। दुर्न आया, आप क्या कहेंगे? ये जवाब समझ नहीं आ रहा। हर 15 दिन बाद, हर 8 दिन बाद पेट्रोल महंगा होना, डॉलर तो हर रोज़ ही महंगा हो रहा है, सोना वैसे ही हम देख रहे हैं कि किस महंगाई के तूफान में हम जो आते जा रहे हैं। अच्छा ना, मज़े की बात है कि एक मैच तो चले वो चल रहा है जिसमें हमें कामयाबी मिल रही है। एक हुकूमत ने आवाम से मैच खेला शुरू किया हुआ है और उसमें हुकूमत को कामयाबियाँ मिल रही हैं और आवाम जो है ना मुसलसल हार रही है। तो ये जो रवैया है ना, इसको कोई एक्सप्लेन भी नहीं कर पा रहा। मतलब कि मैं रोज़ बहुत सारी चीज़ों को पढ़ता हूँ, देखता हूँ, सुनता हूँ, आप भी इसी तरह इसी प्रैक्टिस में होंगी कि कहीं कोई ऐसी लॉजिकल जस्टिफिकेशन दे दे, हमें समझ आ जाए कि चलो हम पढ़ के ही मुतमईन दिल हो जाए कि हाँ ये बनता है। हाँ। अब कल आपने हमें इतनी बड़ी खुशखबरियाँ सुनाई कि सऊदी अरब ने हमें इतने लाख, इतने अरब रुपए का जो है वो डीजल दे दिया है, पेट्रोल दे दिया है। उसके बाद उन्होंने उसको पेमेंट भी कहा है कि जी आप आराम से दें, फौरी पेमेंट ना दें जी। उसके बाद हमारे बैंकों में, स्टेट बैंक में उन्होंने 2-2.5 अरब रुपए रखवाने की भी उन्होंने मंजूरी दे दी है। हाँ। तो जहाँ पे हमें इतनी खुशखबरियाँ मिल रही हैं, तो आप फिर कौन से पाकिस्तान में हमें धकेल रहे हैं भाई? किस तरफ लेके जा रहे हैं? आप रिलीफ की तरफ आए। अब ये टेक्निकली टाइम भी, अब इसमें माहिर माशियात एक तरफ, माहिर सियासियात भी कहते हैं कि किसी भी सियासी जमात के लिए ये बहुत ही एक नाजुक मरहला होता है कि जब वो हुकूमत के डिक्लाइन और एंड की तरफ जा रहा हो और नए इलेक्शन की तैयारी कर रहा हो, तो कहते हैं कि समझ से बाहर हो गया कि हुकूमत किस पॉलिसी पे गामजन है। मैं सिर्फ इसको एक, जो मेरा दिल कन्विंस है इस बात पे कि ये IMF और दीगर जो बैरूनी कर्जाजात देने वाले इदारे हैं उनके दबाव में इस तरह आ चुके हैं कि ना उनको ना कर सकते हैं और ना ही उसमें हाँ कर सकते हैं। तो अब ये दरमियानी रास्ते में सिर्फ एक ही रास्ता है कि अवाम को निचोड़ो और अवाम के खून पसीने की जो कमाई है ना, वो टैक्सों में ले लेके उनको जो है बिल्कुल सड़क से, मेरा ख्याल है अब ज़मीन के अंदर धकेलने की कोशिश करें। और लोग इस हवाले से बहुत ज़्यादा जो है वो एग्रेशन शो कर रहे हैं और मजाक भी उड़ा रहे हैं हुकूमत का। हुकूमत की बेबसी को देखकर वो ये भी कह रहे हैं कि ये बेबसी नहीं है, ये बेबसी का झांसा दिया जा रहा है। इनको सब पता है, ये सब जानबूझ के किसी और एजेंडे पे काम कर रहे हैं और गरीब को गरीब से गरीब तर बनाने के काम पे कर रहे हैं। इस वक्त लोगों के हालात ये नहीं है कि वो बहुत अयाशी के साथ अपनी मोटरसाइकिलों की, गाड़ियों की टैंकियाँ फुल करा के फिरते रहे। लोग तो बेचारे दुहाई दे रहे हैं कि ना तो अद्वियात अफोर्ड हो रही हैं, ना 2 वक्त का खाना अफोर्ड हो रहा है। अब लोगों ने पेट्रोल का इस्तेमाल किस कदर कम कर दिया। हम अपने आप को देख लें, हमने तो हर रोज दफ्तर आना ही आना। सरकार की सिर्फ एक बात मुझे बता दें कि चलें ठीक है, महंगाई आपको लड़ गई, आपसे डॉलर रेट जो है वो पाकिस्तान की तारीख जो है वो क्रॉस कर गया, आप हर तरह से नाकामियों में भी जा रहे हैं, फैटफ से भी नहीं निकल सके, बहुत सारी चीज़ें हम मानते हैं कि ये हो गया। लेकिन सिर्फ ये बताएं कि जो अवाम पर ये बम गिराने के साथ साथ डेंगू का बम, कोरोना का बम, अब ये स्मोक का बम, बेरोज़गारी का बम, उनके कारोबार मुतासिर होने का बम, और अगर सिर्फ लाहौर की हद तक बात करें तो तरक्याती मनसूबों के साथ जो लोगों की ज़िंदगियाँ इस वक्त मुतासर हैं, उनकी आमदोरफ्त मुतासर है, ये मैनेजमेंट किसके खाते डालना है? फिर ये मैनेजमेंट पे अवाम के खाते डाल दें जी कि उनकी वजह से डेंगू बढ़ गया, उनकी वजह से रास्ते बंद हो गए, उनकी वजह से लोगों को ट्रैफिक में फंसे रहते हैं, उनकी वजह से माहौलियाती आलूदगी जो है ना वो बहुत बढ़ रही है, क्लाइमेट चेंज जो है ना वो अवाम की वजह से हो रहा है। क्योंकि मैं नहीं समझता कि ये कुछ सियासी जमात किसी पे डालने का इनको ज़रूरत है कि ये कहें जी कि नहीं जी ये तो पीपल्स पार्टी का दौर था, ये मुस्लिम लीग नून का दौर था, हमने तो कुछ नहीं किया। तो ये इश्यूज़ भी एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है। महंगाई तो जो आप कर रहे हैं वो तो पूरी दुनिया देख रही है। अब पाकिस्तान में कौन से ऐसे हालात आ गए हैं, पूरी दुनिया की नजरें हैं भाई कि ये क्या हो रहा है। और एक बात कि इस तमाम महंगाई के अंदर जो सरमायादार सरमाया इकट्ठा कर रहा है, जो वो तो दो हाथ से बिल्कुल में लगे हैं, जो मुनाफा बख्श जो मुनाफे इकट्ठे कर रहा है, जितना ज्यादा आप ये चीजें स्टोर कर रहे हैं। जो हम मुनाफा जो इकट्ठा कर रहे हैं, जो सरमायादार है, ये कौन लोग हैं?
ये घूम फिर के इनके अपने लोग हैं, उनको ये खुद नवाज रहे हैं। बिल्कुल, मैं इस चीज़ पे बड़ा कन्विंस हूँ कि ये हुकूमत के बिल्कुल फर्स्ट ईयर में बैठे लोग होते हैं, ठीक है, और मैक्सिमम फर्स्ट ईयर से सेकंड ईयर में ये तमाम तरफ फवाइद जो है ना वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहे होते हैं। माजी में बहुत सारे इल्ज़ामात भी लगाए गए और जब हुकूमती अरकान पे इल्ज़ामात लगाए गए तो फिर इन्होंने वो सारी फाइलें शाइलें बंद कर दी और जब अपने घर तक बात पहुंची तो वो बातें खत्म हो गई। आज जितना भी ज्यादा चीनी से चाहे किसी ने मुनाफा इकट्ठा किया, किसी ने भी किया, चाहे डॉलर करेंसी रेट से किसी ने मुनाफा इकट्ठा किया, चाहे आपके बिजली के ये फर्निश ऑयल से किसी ने मुनाफा इकट्ठा किया या किसी ने आटे से मुनाफा इकट्ठा किया, तो भाई कौन है? आप और मैं, और हम लोगों में तो इतनी सख्त ही नहीं कि हम एक बोरी से ज्यादा कुछ स्टोर करके दिखा ले और यहाँ पे कुछ कर ले। इन लोगों ने गोदामों के गोदाम गायब कर दिए, इन्होंने गंदम सारी मार्केट से उठा के स्टोर कर ली, आटा सारा इन्होंने जो है वो बल्क में स्टोर कर लिया और इतनी ज्यादा मसनूई महंगाई पैदा की गई कि हुकूमत को सब पता था, हुकूमत को पता था मुहर्रकात क्या हैं। और प्राइम मिनिस्टर को मैंने कई दफ़ा खुद तकरीर में ये सुना, वो कहते हैं कि मुझे सब पता है कि क्या हो रहा है और मुझे पता है कि कौन मुनाफा कर रहा है, मैं बस उनको ये बताना चाहता हूँ कि बाज आ जाए। भाई आप बता के उनको बाज करा लेंगे तो अगर इससे गरीब की कोई जेब बढ़ती है तो बता दें। प्रैक्टिकल अमल कहाँ गया? प्रैक्टिकल अमल आप कर रहे हो ना, अगर आप प्रैक्टिकल अमल कर रही हो और तो मुझे फिर आपका ये डॉलर बढ़ाना भी मंजूर हो जाता है, मुझे आपका ये पेट्रोल का बढ़ना भी मंजूर हो जाता है, क्योंकि आप प्रैक्टिकली कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कर रहे हैं। लेकिन जब सारी जिम्मेदारी अवाम पे आ जाती है तो फिर ये नई हुकूमतें बनने का, फिर नई पॉलिटिकल जो रिजीम पैदा करने का फिर क्या हासिल हुआ इस अवाम को? मुझे बता दें, इस अवाम को एक पुरानी पॉलिटिकल पार्टी से जाने के और एक नई आने से क्या हासिल हो रहा है? उसके घर की 2 वक्त की रोटी जा रही है, उसके पास कमाने खाने को कुछ नहीं है। बाद किस तरह से दावे किए जाते हैं जितने भी हमारे हुकूमती वुज़रा हैं, रहनुमा हैं कि जी अवाम की बेहतरी के लिए सब कुछ किया जा रहा है, फिर कुछ होश के नाखुन लें और जहाँ कहीं पे भी जिस प्लेटफॉर्म पे भी देख लें अवाम की बात कर रहे हैं, अवाम के साथ क्या सलूक किया जा रहा है। टाइमलाइंस पहले दिन से जो टाइमलाइंस दी गई वो तो बिल्कुल एक इरियलिस्टिक थी, ठीक है जी, और अनरियलिस्टिक होने की वजह से वो टाइमलाइंस फॉलो नहीं इनसे हुई, इन्होंने बाद में उस पर यूटर्न्स लिए, वो तो अपनी जगह बात है। आज भी ये वो बातें कर रहे हैं जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। आपके पास टेक्निकली 1.25 साल रह गए होंगे, तो इस 1.25 साल में आप किस तरह से कर लेंगे? आप मुल्क की बदतरीन महंगाई की तरफ जा रहे हैं और इस वक्त मुल्क में बदतरीन हमारी करेंसी की गिरावट है। 1.25 साल में क्या होगा जी? जिसके पास गाड़ी है वो नहीं रहेगी, जिसके पास अपना मकान है वो नहीं रहेगा, नौकरियों से पहले लोग हाथ धो बैठे हैं, जिसने कोई जमा पूंजी अपना कुछ बनाने के लिए रखी है, फिर लोग घर बैठ के वो खर्च आप देखें ना, बिल्कुल वो खर्च कर देंगे। और वो खर्च भी क्या करेंगे? जिसने कोई लाख रुपए, सादा सी बात है, जिसके पास लाख रुपया था करेंसी की गिरावट के बाद वो 50,000 रह गया, तो आप कितना वो खर्च कर लेंगे? आपने पहले अपनी नौकरी पे कंप्रोमाइज़ किया, फिर अपनी आमदन पे कंप्रोमाइज़ किया, फिर आपकी सेविंग आधी रह गई, आपके पास जो चीज़ें थी वो वसाइल जो है, हम तो वसाइल से मर रहे हैं और ये वसाइल से जो हमारी मौशी तौर पे जो इस वक्त दुर्गत बनी हुई है ना, इस पे बड़ा सीरियसली सोचना चाहिए। आप इस चीज़ को छोड़ के कि मीडिया तनकीद कर रहा है, हमने आवाम की तो बात करनी है, वो हम छोड़ नहीं सकते, लेकिन आप खुद क्या कर रहे हैं? आप अपनी कम अज़ कम मौशी जो तब्दीलियाँ हैं, जो इस वक्त चैलेंजेस है, उसके लिए किसी नई टीम को हायर कर लें। हम ये नहीं कहते कि जी आप बहुत नीयत ख़राब है, नीयत अच्छी होगी, लेकिन एक चीज़ परफॉर्म नहीं कर पा रहा, एक बंदा एक चीज़ में परफॉर्म नहीं कर पा रहा, तो आप चेंज बता दें कौन कौन नहीं परफॉर्म कर पा रहा। यहाँ तो मैं कहती हूँ पूरी चेन की चेन, बल्कि अब मसला यही है, नीचे तक आवे का आवाज बिगड़ा। अब मसला यही है, तनकीद होती है ना तो सीरियस हल्के, क्योंकि ओपोजिशन को तो कुछ समझते नहीं, वो कहते हैं ये तो ऐसे ही बोल रहे हैं जी, मीडिया को कहते हैं जी इनका तो काम ही है कि तनकीद करना। अच्छा, जब सीरियस हल्के इनको ये कहते हैं ना तो इनको फिर ये नजर आता है कि तो पूरी कैबिनेट ही जाएगी भाई। और अगर ना अहली की बात आ जाए और चीज़ों को ना संभालने की बात आ जाए, इनकम्पिटेंसी के साथ साथ आपके इश्यूज को जो समझ ही नहीं पा रहे जितने वजीर आपके हैं, जितने मुशीर हैं, तो फिर तो ये खाली हो जाएगी कैबिनेट। फिर तो नए बंदे कहाँ से लाएंगे? कहाँ आपने जो इंपोर्टेड भी बंदे किए किसी भी शोबे में, उनके जो रिजल्ट्स हैं उस पर तो वो तमाम मालियाती इदारे भी परेशान हो गए हैं कि भाई ये क्या रिजल्ट्स दे रहे हैं और किस तरह से डॉलर को कंट्रोल कर रहे हैं। और फिर बातें ओपोजिशन की चुभने वाली तो हैं, लेकिन बातें तो ठीक नज़र आती हैं कि जी ये तो हुकूमत आने की, जब हुकूमत नहीं आई तो ओपोजिशन में से एक बंदे ने कहा जी कि ये डॉलर 200 रुपये में जाएगा, तो उस वक्त हम बड़े हैरान हुए कि यार ये कैसे हो सकता है। उन्होंने कहा जी देख लीजिएगा आप जाएगा, और ये जो हम आर्टिफिशियल कंट्रोल कर रहे थे ना, अगर ये वो भी करके दिखा गए ना तो हम भी यहीं बैठे हैं, आप भी यहीं बैठे हैं। अच्छा, हालात कहीं से ये नजर हालात कहीं से कहे गए। कोरोना का पूरी दुनिया में
इफेक्ट हुआ है, लेकिन पूरी दुनिया ने उसको संभाला है, पूरी दुनिया ने उससे ओवरकम किया है, पूरी दुनिया ने अपनी कौमों की मदद की है, पूरी दुनिया ने अपने गरीब लोगों के लिए सब कुछ किया। आप नहीं कर सके, लेकिन आप कम से कम ये ना करें कि जो हमारे पास अब रह गया आप वो भी न छीनें। ये बहुत अब आवाम जो है इससे ज़्यादा परेशानी बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, इससे ज़्यादा बुरे हालात जो हैं वो देखने की सकत किसी में नहीं है। लेकिन क्या किया जा सकता है? पेट्रोल की कीमत अब भी आने वाले दिन ही बताएंगे कितनी बढ़ेगी। लोग तो कह रहे हैं जितनी तजवीज़ दी गई थी जो पिछली दफ़ा हुआ, अब उससे ज़्यादा एक दफ़ा फिर से लोग जो हैं ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि अब अच्छी उम्मीद इनसे कोई नहीं रखी जा सकती। हमने एक ब्रेक लेनी है और ब्रेक के बाद कुछ बात होगी। गैस बहरान जो सर उठाने लगे, अभी से मुख्तलिफ इलाकों में शिकायत आ रही हैं कि जी गैस प्रेशर कम है और ये प्लान करके किया जा रहा है। बावजूद इसके कि प्रेशर कम है, माजी में भी हमने देखा कि भारी भरकम बिल लोगों ने गैस के अदा किया और अब भी ऐसा ही हो रहा है। ब्रेक के बाद आते हैं इस पे, हमारे साथ ही रहिएगा। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। खबर हमारे पास है जी, सर्दियों में गैस बहरान सर उठाने को तैयार है। घरेलू सारिफीन के लिए प्रेशर कम रहेगा। आप अभी ये कहा जा रहा है रहेगा, लेकिन बहुत सारे इलाकों से तो दुरे नायाब अभी से ही शिकायत आ रही है कि प्रेशर आ ही नहीं रहा है। अच्छा, ये बता दें कि घरेलू सारिफीन के लिए कुछ रहेगा भी कि नहीं रहेगा? बिल्कुल ठीक है जी। और दावे तो ये करते हैं तरजीहात घरेलू सारिफीन है। आप गैस के साथ ये हालात करने जा रहे हैं, बिजली इतनी ज़्यादा महंगी करने जा रहे हैं कि वो हम डर की कोई चीज़ नहीं चलाएंगे, ना कोई बल्ब ऑन करेंगे, ना कोई लाइट ऑन करेंगे, और गैस जो है वो आपके पास होगी नहीं। ऑल्टरनेट ज़राए LPG है, वो आप 200-250 पे ले जाएंगे बिल्कुल फॉर श्योर, तो फिर आप उसको भी इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। जो बात आप कर रहे हैं कोयलों पे, लकड़ियों पे, वो आप कहेंगे जी क्लाइमेट चेंज का इशू है जी, और ये माहौलियाती आलूदगी बहुत पैदा करता है, वो भी इस्तेमाल ना करें। और फिर मैंने ये बात पहले भी की है कि आप कम से कम ऑल्टरनेट चीज़ ही बता दें। आप कह दें जी कि आप लकड़ी भी ना जलाएं, कोयला भी ना जलाएं, बिजली बहुत महंगी है उसका कम इस्तेमाल करें, गैस तो है ही नहीं हमारे पास, वो तो करनी नहीं है। LPG जो है वो तकरीबन नापैद हो जाएगी और वो ब्लैक में 250, 200 से 300 तक बिका करेगी, तो आप वो भी इस्तेमाल ना करें। तो फिर आवाम करे क्या? आवाम फिर ये अब जो 3, 4, 5 महीने होंगे उस पर किस तरह गुजारा करना है? कोई ऐसा ऑल्टरनेटिव शेड्यूल ही हुकूमत दे दिया करें ना, हमें बता दिया करें जी चीनी नहीं खानी तो ये ना करें। आप आटा अगर आपके पास नहीं है, के बताना शुरू कर दिए उन्होंने, इतने दाने रोजाना। बिल्कुल जी। तो ये जो हमारे एक मिनिस्टर साहब है ना जिनको बहुत शौक है ऑल्टरनेट, तो उनको वजारत ऑल्टरनेट तब्दीली भी देते हैं कि जी आप जो मुतबादल ज़राए की वजारत भी इस वक्त क्रिएट कर देनी चाहिए पाकिस्तान में, बड़ी ज़रूरी है, क्योंकि हमें मुतबादल नहीं समझ आ रहा कि अगर पेट्रोल नहीं होगा तो हमने क्या करना है, मोटरसाइकिल गाड़ी कैसे चलानी है, और अगर आपके पास दालें बहुत महंगी हो जाएंगी तो फिर दालों का मुतबादल क्या होगा। गोश्त जो तकरीबन अब मटन तो कोई खा ही नहीं पा रहा, बहुत मुश्किल है, तो बीफ जो है सब्जियां अफोर्ड नहीं कर पा रहे, तो जब वो नहीं होगा तो फिर हम किस तरह से घास को और पौधों को और फूलों को, पत्तों को, ये तो मुझे लगता है कि हमें वापस जंगल के दौर में किस तरह से लेके जा रहे हैं। तो भाई आप एक वजारत मुतबादल ज़राए भी बना दें, और उसका भी एक बड़ा सेंसिबल जो आजकल 2-3 वज़रा लगे हुए हैं ना लोगों को मुतबादल मशवरे देने पे, जिनकी अपना तो मुझे नहीं लगता कि शायद वो कुछ ऑल्टरनेट यूज़ करते होंगे, क्योंकि उनके तो बहुत भाव ही नहीं पता होंगे, भाव भी नहीं पता होंगे। तो आप जो मशवरा देते हैं आप उसको रेगुलराइज करें जी, आप उसको इम्पोज कर दें। आपके जी गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि आज के बाद चीनी की जगह, पेट्रोल की जगह, आटे की जगह, दालों की जगह, गोश्त की जगह ये चीज़ें इस्तेमाल कर लें, तो आप जी जाएंगे, आपकी ज़िंदगी जो है वो बच जाएगी, आपकी 4 सांसें आपकी और बढ़ जाएंगी। क्योंकि जो पॉलिसी है, जो हालात है, आइंदा 2 साल में तो आपके गरीब तकरीबन जो है वो बिस्तर पे लेटते ये बता दें आवाम के लिए बच क्या जाएगा। बिजली आवाम के लिए नहीं है, गैस आवाम के लिए नहीं है, बिल आवाम ने अदा करने हैं। अब यहाँ पर खबर में जी शाहिद सिप्रा साहब ने मेंशन ये किया, कुदरती गैस की किल्लत के बावजूद LNG शामिल ना करने का फैसला किया। ये मंतक क्या है जी आपकी? देखिए ना, आप दीवार के साथ एक बंदा जब लगाया जा रहा होता है ना, तो आपकी कोशिश होती है कि उसको दीवार से भी दूसरी पार लगा दे, यानी कि वो इस काबिल ही ना रहे कि कुछ कर सके। उसको इतना तंग कर दिया जाए कि वो परेशानी में एक चीज़ को भूल के अगली चीज़ की तरफ चल पड़े। तो ये एक नफ्सियात से बाज़-औक़ात खेल रही होती हैं हुकूमतें, और हुकूमतों के जो मशीर होते हैं वो अगले के नफ्सियात पे सवार होने के लिए, उसके साथ जो ज़हनी जंग है वो लड़ने के लिए इस तरह के हरबे इस्तेमाल करती है कि आपको इतनी परेशानियों में, इतनी मुश्किलात में, इतनी एडवांस किस्म की टेंशनों में डाल दिया जाता है कि बंदा पिछली बात भूल जाता है और आगे चल पड़ता है। यानी कि ये सिर्फ टेक्स्ट वो हैं कि हम पीछे ना देखें। अब हम ये ना देखेंगे जी सुई गैस आपने इतनी महदूद कर दी है और आपके पास किल्लत है सुई गैस की, हम LPG की फ़िक्र में पड़ जाएं, और LPG की अगर फिक्र पड़ जाए तो हम अगली किसी और एडवांस टेक्नोलॉजी में चले जाएँ जी कि अब लकड़ी भी नहीं है, आप कोयले भी नहीं है, तो हम ऑल्टरनेट सोर्स क्या यूज़ करें।
तो उलझाने का एक पूरा सर्कल चला हुआ है। और मैं देख रहा हूँ कि गवर्नमेंट जब से आई है ये खुद भी उलझनों का शिकार है। ऐसी बात नहीं है कि ये बहुत क्लियर माइंडेड है, ये खुद भी कंफ्यूजन का शिकार है, उलझनों का शिकार है, का नतीजा भुगत रही है आम आवाम। अच्छा मुझे ये बताएं, हम महंगाई का बार बार जिक्र कर रहे हैं, अब जब गैस नहीं होगी तो लोगों ने ऑल्टरनेट जाना है जी, एलपीजी इस्तेमाल करनी है, और एलपीजी की कीमत भी आपको पता है, और जब इस्तेमाल ज़्यादा बढ़ा फिर माफिया भी सर उठा लेता है और हर कोई अपनी मनमानी कीमतें वसूल करता है। देखिए माफिया हमें नज़र आ रहा है, अब आपको भी नज़र आ रहा है, सबको नज़र आ रहा है, लेकिन नहीं नज़र आ रहा है, हुकूमत को नज़र नहीं आ रहा। हुकूमत हमेशा इस माफिया के आने का इंतजार करती है, कर रही है ना इन लोगों, आने का इंतजार करती है, उनका वेट करती है, जैसे कोई चीज़ मार्केट में शॉर्ट होती है मौका देती है, उसके बाद ये लोग आ जाते हैं, फिर ये रोना रोया जाता है जी कि देखें जी माफिया तो बहुत जुल्म कर रहा है, यहाँ पे ज़ख़ीरा अंदोज़ जो हैं वो खा गए हैं इस मुल्क को लूट के, बड़े बड़े जो अशराफिया, भाई अशराफिया कौन है? आपने इस मुल्क में अशराफिया का लेबल छोड़ा किसके लिए है? मुझे तो एक बार ये बता दें, अगर पिछली गवर्नमेंट में भी बात कर लें, वो भी कहते थे कि अशराफिया उम्र है, ये भी कहते जी अशराफिया उम्र है, तो भाई आपने कसम खाई है कि गुरबा को मारना है, अशराफिया उर्मा ने बरकरार रहना है। तो अगर ये अशराफिया आपसे काबू नहीं हो रहा भाई, तो फिर आवाम को बता दो कि ये हुकूमत जो है ना वो अल्लाह के आसरे पे चल रही है, सारे अपना अपना बंदोबस्त कर लें और इस पे कोई किसी पे ना रहना, तो फिर यही बात होगी, फिर कोई किसी पे तवज्जो नहीं करेगा, कोई किसी को सीरियस नहीं लेगा। अब बड़े अच्छे अच्छे लोग, समझदार लोग हुकूमत की तकरीरों को संजीदा लेना छोड़ गए हैं। बिल्कुल आपने हुकूमत की तमाम पॉलिसीज़ को सुनना छोड़ गए हैं, और जो बात होती है प्राइम मिनिस्टर साहब तकरीर कर रहे हो, प्राइम मिनिस्टर साहब आके आवाम से खिताब कर, लोग सुनते नहीं हैं और लोग उन बातों का मजाक उड़ाते हैं कि बड़े बड़े दावे किए गए थे, आप हालात क्या बता रहे हैं, फिर ग्राउंड रियलिटीज़ क्या है, लोग अब रिलेट करते हैं। तो सोशल मीडिया पर आपने लोगों की तनकीद सुनी है, बल्कि अब ये लोग अगर ये कहते हैं कि मीडिया ये चीज़ें दिखा रहे हैं, तो मुझे नहीं पता सोशल मीडिया इन लोगों की नज़रों से किस तरह से। अच्छा मैं ये भी आपसे पूछूंगा कि आपने ये आज नोट किया कि आपको कितने वुज़रा के दौरे नज़र आते हैं, कितने वुज़रा के मार्केटों में लोगों में मिलने के इकट्ठ जो हुआ करते थे? हमें तो फुर्सत ही नहीं होती थी, हमें तो एक एक वजीर को कई की जगह कवर करना पड़ता था। किसी का सामना कैसे करेगा, कैसे करेगा? अब ये चीज़ आ गई है कि आप तो सामना ही नहीं कर पा रहे, तो आप अगले इलेक्शन में वोट किस तरह मांगेंगे, फिर वोट के आगे पीछे किस तरह चलेंगे? और एक चीज होती है, अभी जितनी नजरें चुरानी है चुरा ले, वक्त तो आएगा लोगों के दरमियान जाने का और फिर लोग इसका हिसाब भी मांगेंगे और वो वक्त दूर नहीं है। इसीलिए अभी से अगर कुछ अवाम की बेहतरी है तो जो कि नज़र तो नहीं आ रही, लेकिन कर लेनी चाहिए, क्योंकि इन्हीं अवाम में आपको जाना है, इन्हीं से ही वोट मांगना है और यही अवाम आपको लेकर आने वाली है। खैर, हमने डेंगू की मौजूदा सूरत हाल डिस्कस करनी है। बच्चों में भी डेंगू केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं। चिल्ड्रन हॉस्पिटल से हम रोज़ाना देख रहे हैं कि जी हमारे ज़राए हमें ये खबरें दे रहे हैं कि किस तरह से बच्चे जो हैं डेंगू से मुतासर होते चले जा रहे हैं। इस पर आते हैं, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे। डेंगू जितना खतरनाक बड़ों के लिए है, जैसा कि हमने कुछ दिन पहले सेगमेंट भी किया था और डॉक्टर जावेद अकरम ने कहा कि ये एक्चुअली हम दूसरे ममालिक में देखें तो बच्चों को ही ज़्यादा डेंगू होता है, ये बच्चों में ही देखा जाता है वायरस, लेकिन हमारे यहाँ ये बड़ों में ज़्यादा जो है वो देखा जा रहा है कंपैरेटिवली। लेकिन यहाँ पर बच्चों के लिए किस हद तक खतरनाक है ये भी डॉक्टर साहब ने बताया था। अब बच्चे ज़्यादा मुतासर होते चले जा रहे हैं और हम देख रहे हैं डेंगू तदारुक के लिए इक़दामात जिस लेवल पर होने चाहिए, ऑलरेडी तो पानी सर से गुजर चुका है, लेकिन अब हमारे यहाँ अस्पतालों में वो मुनासिब जो है वो सेहत सहूलियात भी नहीं है कि जो हम अस्पतालों में लोग आ रहे हैं उनको प्रोवाइड की जा सके। और दूसरा, कल हमने अजमत से भी पूछा जिन्होंने कहा कि फील्ड हॉस्पिटल जो बनाया गया वहाँ पर जो बहुत ज़्यादा बिगड़ी हालत के साथ लोग आ रहे हैं उनको अस्पतालों में रेफ़र किया जा रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है। देखिए जी, ये कोई अल्लाह का शुक्र है कि अभी हमारे लोग जो हैं वो थोड़ा बहुत सर्वाइव कर रहे हैं और डेंगू जैसी बीमारी से भी लड़ रहे हैं। ऑल दो कि डेंगू बहुत तेज़ी से फैल रहा है, लेकिन हुकूमती जो आदाद शुमार है उस पर मुझे भी एतराज़ है, मुझे भी थोड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि भाई ये कैसे हो सकता है कि हम जब जाते हैं हॉस्पिटल में, अपने आसपास रिश्तेदारों में, दोस्तों में, हर जगह डेंगू से लोग लेटे पड़े हैं और आदादो शुमार ऐसे बता रहे हैं कि जैसे बहुत ही नॉर्मल सी कोई, वो तो जाहिद साहब ने बताया है कि डेटा जो है वो सही दिया ही नहीं जा रहा। अच्छा, डेटा सही नहीं दिया जा रहा। और अब चिल्ड्रन हॉस्पिटल के भी ज़राए ये कहते हैं कि 40 से 50 बच्चे रोज़ाना जो हैं वो इस शक व शुबात में हॉस्पिटल लाए जाते हैं और बहुत सारे उसमें कंफर्म होते हैं, ट्रीटमेंट होती है और चले जाते हैं। और दूसरी बात ये है कि जो हुकूमत ये कहती है ना कि जी बच्चों में या बूढ़ों में, भाई अब डेंगू मच्छर क्या ये सोच के आता है कि मैंने किसी जवान पे जाके अटैक कर देना है, या उसका एक टारगेट होता है कि मैंने मर्दों पे अटैक करना है, औरतों पे नहीं करना, बूढ़ों पे करना है, जवानों पे नहीं करना, बच्चों पे नहीं करना। ये कैसे पॉसिबल है? और जहाँ पे एक मच्छर या एक डेंगू मरीज़ भी पहुँच गया
वहाँ पे तो ऑटोमेटिकली पूरे इलाके में डेंगू बढ़ने के खदशात बढ़ गए, क्योंकि अगर वहाँ पे कोई सादा मच्छर भी अगर उसको काटेगा किसी मरीज़ को, तो वो भी डेंगू में कन्वर्जन और कैरियर बन जाएगा। तो ये भी बहुत ज़्यादा इसका अब प्रॉब्लम है कि जो डेंगू तेज़ी के साथ फैल गया, कि एक तो हमने सर्विलेंस तो की नहीं, हमने बर वक्त जो लार्वा पैदा हुए उनको ना ख़त्म किया, ना तलफ़ किया, ना उसके लिए स्प्रे किया। फिर जो मच्छर बहुत तेज़ी से मानसून के बाद, बरसात के बाद परवान चढ़ गए, हमने उसके लिए भी कुछ नहीं किया। अब आप किसी संजीदा बंदे से पूछे ना कि यार अब क्या करोगे, तो वो कहते हैं जी अल्लाह खैर करेगा, और थोड़ा दिन रह गए हैं, जब टेम्परेचर थोड़ा सा ज़्यादा हो ना है वैसे मर जाना है। तो ये जब सोच हो हुकूमती सतह पर संजीदा हलकों में, तो फिर आप क्या तवक्को करेंगे? और एक्चुअली अब इंतजार किया जा रहा है क्योंकि मौसम करीब ही है कि खुद ब खुद सर्दी मैं बड़ी। नाम नहीं उस इंतजामी अफसर का या किसी भी सीनियर बंदे का लेना चाहता जिसने ये बात की भाई कि ये 10-20 दिन बाद देखिएगा टेम्परेचर रेज हो जाएगा और आप देखिएगा कि ये सब कुछ खत्म हो जाएगा। ये कमाल हो जाएगा। इन्होंने कुछ नहीं करना, वो चाहे हम बात कर रहे हैं डेंगू की, वो चाहे हम बात करें कोविड की। अगर मैं कोविड को साथ रिलेट करूं, वो भी हमें पता है कि किस तरह से उसके तदारुक के लिए काम किया गया, वो भी कोई अल्लाह ताला की खास ये गवर्नमेंट और यहाँ पे इस वक्त जो ब्यूरोक्रेसी है या जो पुलिस के आपके हाई अप्स है, वो सिर्फ एक ही चीज़ पे कारबंद है कि अल्लाह ताला ने मुल्क जो है ना वो कलमा तैयबा के नाम पे बनाया है और इसको चलते रहना है, इसको फलते फूलते रहना है, इसमें जितनी भी रुकावटें दुश्मनी आए वो ख़त्म हो जानी है। सब इस फार्मूले पे कारबंद है। कोई ये नहीं कहता कि जी हमने भी उसमें कोई किरदार अदा करना है, उसके चलाने के दौरान हमने भी एक ज़िंदगी में वक्त जो आया है उसको पूरा करना है। हमारा भी ज़िंदगी का कोई मकसद है, हमने डिलीवर करना है, हमने लोगों में जो शऊर है, तालीम है, सेहत की सहूलियात हैं, खिदमात हैं, सर्विसेज हैं, वो देना है। और इस चीज़ की हुकूमत पाकिस्तान उनको तनख्वाह भी देती है। किसी ने भी आज तक ये प्रचार करता हुआ मैंने नहीं देखा, सिवाय चंद एक लोगों के जिनको थोड़ा डंडा या डर होता था कि जी अब पीछे से ठुकाई होगी तो जवाब देना पड़ेगा। अब तो वो भी चीज़ें चली गई हैं। अब तो वो भी खौफ व ख़तर किसी को नहीं रहा कि जी हमें कोई पूछेगा, कोई मुलाजमत से बरतरफ कर देगा, कोई मुअत्तल कर देगा, कोई निकाल देगा। अब तो वो भी डर नहीं रहा लोगों अच्छा, में। मुझे ये बता दें, अब इस स्टेज पे आके सर्वेलेंस भी उस तरह की नहीं हो पा रही, अस्पतालों में भी उस तरह से जो है मरीजों को नहीं देखा जा रहा, जिम्मेदारी भी कोई कबूल करने को तैयार नहीं है। तो वो लोग जो कि अद्वियात महंगा इलाज, महंगे टेस्ट अफोर्ड नहीं कर सकते, वो कहाँ जाएं, उनकी कौन सुनेगा? वो बहुत बुरी हालत में है और यकीन करें कि खुदा तरसी करते हुए कोई उनका रिश्तेदार, कोई उनका अजीज़ो कार मोहल्लेदार कोई मदद कर दे तो सफ़ेद पोस्ट लोग तो हर मोहल्ले में पैदा हो गए हैं। और ऐसे लोग जो पहले अद्वियात ले लेते थे अब वो अद्वियात लेने के काबिल नहीं रहे। अब तो आप किसी जगह पे जाके रैंडम सर्वे कर लें, मेडिकल स्टोर्स में बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं जो अद्वियात तो देते हैं कि जी हमें ये अद्वियात देते हैं, जब वो बिल देखते हैं ना तो बहुत सारी अद्वियात या वापस कर जाते हैं या बिल देने की उनकी इस्तात नहीं रहती और हुकूमत के पास कुछ नहीं है। अब मैं कल एक ख़बर डिस्कस कर रहे थे हमारे ऑफिस में ही कि जी अब जो ज़कात और बैतुल माल का जो पैसा है वो दिया जाएगा एक हलके में जहाँ पे इलेक्शन लड़ा जा रहा है, तो हम तो ज़कात और बैतुल माल के पैसों पे भी इस तरह से खेल रहे हैं कि हमने उसको सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करना है। तो एक दूसरी ऑप्शन यही थी ना, कोई ज़कात दरख्वास्त देता था, कोई बैतुल माल में मदद की दरख्वास्त कर देता था, कुछ डिप्टी कमिश्नर के पास फ़ंड होते थे वो चले जाते थे। अब तो कोई ऐसी एक्सरसाइज नज़र नहीं आ रही और जो सियासी नुमाइंदे हैं वो वैसे बेयारो मददगार फिर रहे हैं, लोगों को फेस ही नहीं करते, घरों से नहीं निकलते। रहम करे और हालात बेहतर करे। खैर अभी यहाँ पर हम कोविड वैक्सीन के हवाले से भी बात करते हैं, जो एक नई चीज़ ऐड की गई है। वैक्सीन लगवाने वालों को ट्रांसपोर्ट पर खुसूसी डिस्काउंट और बच्चों को गिफ्ट मिलेंगे। अच्छा, ये एक अच्छा जेस्चर है, लेकिन इतनी महंगाई में कितनी डिस्काउंट मिल जाएगी, मुझे ये बताइए। और किस तरह ट्रांसपोर्टर्स को आप पाबंद करेंगे कि जी आपने डिस्काउंट दिया? एक तरफ कहते हैं कि हमने हदफ पूरे कर लिए, हाँ। एक तरफ कहते हैं हदफ तो कमाल हो गया जी, हमने तो जो वैक्सीनेशन लाहौर में की ये कमाल हो गया। दूसरी तरफ आपके ऐसे उज़र और आपकी ऐसी मजबूरियाँ क्या जाहिर करती हैं कि क्या अभी भी लोग जो है वो रिलेक्टेंट हैं, कि क्या अभी भी आप 100% वैक्सीनेशन की तरफ नहीं लेके जा पाए। आप सजाएं भी रखी हैं, आपने गिरफ्तारियां भी रखी हैं, आपने लोगों को पकड़ तकड़ भी की, आपने उनको बंद करने की कोशिश भी की, आपने बसों से भी उतारने की हर कोशिश कर ली। अब जब लोग ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। प्रोग्राम के स्टार्ट में मैंने बात की कि आज सुबह आते हुए अच्छा खासा महसूस हो रहा था कि
स्मॉग जो है वो शहर में बढ़ती चली जा रही है। और इसके साथ साथ हम देख रहे हैं स्मॉग के असरात माजी में भी भुगत चुके हैं, ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो सकती है। और हमने देखा कि लोग जो हैं वो स्मॉग से मुतासिर भी हुए। अब स्मॉग के लिए पेशगी इक़दाम क्या किए गए हैं, और फिर माहौल में ये जो तेज़ी से हम तब्दीली देख रहे हैं, पोल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है, इसके तदारुक के लिए क्या क्या इक़दाम हैं, हम इस पर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले कुछ मौसम की सूरत हाल और बाहर स्मॉग की सूरत हाल क्या है, सादिया ने हमें ज्वाइन किया है। सादिया की तरफ चलते हैं। जी सादिया, कहिएगा। लाहौर समेत पंजाब के मौसम की सूरत हाल की बात कर लेते हैं तो पंजाब और लाहौर के बासी जो हैं वो अक्टूबर के आगाज़ के साथ ही सर्दी का इंतजार कर रहे थे। अक्टूबर का जो पहला और दूसरा हफ्ता है वो निस्बतन गर्म गुजरा। 15 अगस्त के बाद होने वाली बारिश और तेज़ चलने वाली हवाओं के बाद हमने ये देखा है कि लाहौर और पंजाब में रात के औकात में खुनकी महसूस की जा सकती है। और इस तरह से अगर हम बात करते हैं दिन के औकात के दर्जा हरारत की, तो सूरज निकलने की वजह से दिन के औकात में हल्की सी तपश महसूस होती है और पारा जो है वो 26 से 28 तक जाता है। और इसी तरह से महकमा मौसमियात की जानिब से पंजाब और लाहौर के बासियों के लिए अच्छी खबर यह सुनाई जा रही है कि नवंबर के आगाज़ के साथ जो है शुमाल मगरबी हवाओं के साथ सिस्टम पंजाब का रुख करेगा, जो कि लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश का बायस बनेगा। और इसके साथ साथ सबसे ज़्यादा अहम इशू जो शहरियों को महसूस हुआ वो था फ़ज़ाए आलूदगी का। अक्टूबर में भी हमने ये देखा है कि काफ़ी ज़्यादा डस्ट ज़्यादा होने की वजह से शहरी बीमार पड़ रहे थे और बारिश के बाद उसमें कुछ हद तक कमी वाक़ई हुई थी। लेकिन महकमा माहौलियात की जानिब से कहा यह जा रहा है कि जितने भी अवामल फ़ज़ा को आलूदा कर रहे हैं वो आने वाले दिनों में जो शहरी हैं उनकी सेहत पर बुरे असरात मुरतब हो सकते हैं। आज अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करते हैं तो आज सुबह के औकात में एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 170 रिकॉर्ड किया गया और ज़्यादा से ज़्यादा जो शाम के औकात में जाने का इम्कान है वो तकरीबन 250 से 300 तक जाने का इम्कान है। नवंबर में दर्जा हरारत में मज़ीद कमी होगी और इसी तरह से कहा यह जा रहा है कि धुंध पड़ने के इम्कानात भी हैं। उसके साथ साथ शहरियों को सबसे ज़्यादा जो मसला होगा वो स्मोक का होगा, जिससे ना सिर्फ उनकी सेहत मुतासिर होगी, जो हमारी रूटीन है ज़िंदगी की उसमें भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात उनको बर्दाश्त करना पड़ेंगी। तो आज अभी फ़िलवक्त जो है मतला खुश्क है और इसी तरह से नवंबर के पहले हफ्ते में जो सिस्टम पंजाब में आएगा, कहा यह जा रहा है कि लाहौर से पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिशों का बायस बनेगा। ठीक है सादिया, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थी और आपने हमें मौसम की सूरत हाल से, स्मॉग की सूरत हाल से अपडेट किया। नाज़रीन, हमारे मेहमान जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है, तारुफ आपके साथ कराना चाहूँगी। सूबाई वज़ीर तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात मोहम्मद रिजवान साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। अपने मेहमान को खुश आमदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल चले आप? जी अल्लाह का शुक्र। अच्छा, सबसे पहले तो बताइएगा, जैसा कि आप सूबाई वज़ीर तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात हैं, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं आपके महकमे की? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट बेसिकली एक मॉनिटरिंग डिपार्टमेंट, इसमें हमने मॉनिटर करना होता है डिफरेंट एक्टिविटीज़ जो कि बाकी डिपार्टमेंट्स करते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप व्हीकलर एमिशंस की बात करें तो उसको कंट्रोल करना बहुत हद तक ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का काम है और किसी हद तक ट्रैफिक पुलिस साथ भी रहता है। जी, हम उनको इंडिकेट करते रहते हैं कि लाइक मीन इस वक्त अगर आप देखें तो जो एमिशंस का है हिस्सा पोल्यूशन में वो 47% व्हीकलर एमिशंस हैं। तो हम ऑफ एंड ऑन ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से राब्ते में रहते हैं, हम उनको इंडिकेट करते रहते हैं कि ये प्रॉब्लम्स आपकी तरफ से आ रहे हैं। व्हीकलर एमिशंस को कम करने के लिए हमें आप बताइए कि आपकी क्या प्लानिंग है, वो हमसे शेयर करते हैं और उसमें फिर जो भी फ्लॉज होते हैं हम उनके साथ बैठ के डिस्कस करके उनको एडवाइस भी करते हैं और उनकी बिल्कुल हर तरह से मदद भी करते हैं। डू यू थिंक कि सिर्फ ये चीज़ें हाईलाइट करना काफ़ी है, क्योंकि हमारे यहाँ तो पोल्यूशन इस कदर बढ़ गई है और अगर सिर्फ आपका महकमा ये चीज़ें जो है वो पॉइंट आउट कर देगा और फिर उन पर छोड़ देगा, वो चाहे सिटी ट्रैफिक पुलिस है, वो चाहे दीगर डिपार्टमेंट्स हैं, अगर हम इसी पे इक्तफा करेंगे तो हम जिस तरह पोल्यूशन बढ़ती हुई देख रहे हैं ये तो कंट्रोल नहीं हो पाएगी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता कि हम सिर्फ इंडिकेट करते हैं, हम रेगुलर मीटिंग्स उनके साथ करते हैं। लास्ट ईयर आपने देखा कि प्राइम मिनिस्टर ने बहुत बड़ा स्टेप लिया, यूरो 5 पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस हुआ है और उसके बाद एक और रेवोल्यूशनरी स्टेप जो लिया गया, जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स को इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है। अब अगर पोल्यूशन का इंडेक्स 100 है फॉर एग्जांपल, तो उसमें 47% कंट्रीब्यूशन आ गया व्हीकलर एमिशन का। एग्जैक्टली। और जब आप देखेंगे कि हमारी रोड्स पर इलेक्ट्रॉनिक कार्स होंगी, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स होंगी,
तो एमिशन ज़ीरो हो जाएगा। अभी ये वक्त बहुत दूर है और अभी हम देख रहे हैं सिर्फ ओवरनाइट चेंजेस कभी भी नहीं आती। अच्छा, कुछ हम ये चीज़ें अगर डिस्कस करें कि हम पोल्यूशन की जहाँ बात करें वहाँ पे धुआं छोड़ती गाड़ियों को आप हाईलाइट कर रहे हैं। हमारे यहाँ फैक्ट्रियों की तादाद बहुत ज़्यादा है जो कि जहरीले धुएँ छोड़ रही है और वो सबसे बड़ी वजह है हमारे यहाँ स्मॉग की भी और इसके साथ साथ पोल्यूशन की भी। सबसे बड़ी वजह तो मैंने आपको बता दी, 47% इज़ अ ह्यूज नंबर। जहाँ तक आप बात करेंगी फैक्ट्रीज़ की तो उसमें आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन मैं आपसे ये अर्ज़ करता चलूँ कि जो भी डेवलपिंग कंट्रीज़ होते हैं उनको अपनी प्रोग्रेस के लिए, इकॉनमी को फ्लरिश करने के लिए टू सम एक्सटेंड एनवायरमेंटल उसकी कुर्बानी देनी पड़ती है। मैं एक बुक पढ़ रहा था, उसमें लिखा था कि जब इंग्लैंड यूरोप जब तरक्की कर रहा था तो वहाँ पर जो इंडस्ट्रियल एरिया था, अगर वहाँ पर किसी ने सफ़ेद कपड़े पहने तो वहाँ से जब वो गुजर के जाता था तो वो सारे। आप बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, मैं आपकी इस बात से एग्री नहीं करूँगी। हमारे तो रिहायशी इलाकों में जहरीला धुआं छोड़ती जो है फैक्ट्रियाँ, उनके सदैव आपके लिए तो कुछ करना चाहिए ना। अब अगर आप अपना मईशत बेहतरी के लिए जा रहे हैं या आप कह रहे हैं कि इससे थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा आवाम को, जिंदगियों को तो दाव पे नहीं ना लगाया जा सकता। अगर आप मेरी गुजारिश सुन लेती हैं तो आपको इसका जवाब मिल जाता है। मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ, बेशक हम एक एनवायरमेंटल कॉस्ट पे करते हैं, बट वी डू हैव रेड लाइंस। उन रेड लाइंस को हम क्रॉस नहीं करते। जहाँ तक बात आपने की रहायशी इलाकों में जो फैक्ट्रीज़ हैं, तो मैं आपको बहुत ज़्यादा अफसोस से ये अर्ज़ करना चाहूँगा, बिकॉज ऑफ नो प्लानिंग। अब आप जिन रहायशी इलाकों की बात कर रही हैं, आप जाके देखेंगी तो 90% जो फैक्ट्रीज़ हैं वो आबादी होने से पहले लगी हुई हैं। सही। अब इसमें एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट का कोई कसूर नहीं है। जिन लोगों ने प्लानिंग की या नहीं की या जो भी सिलसिला हुआ, ये उनके ज़िम्मे आता है। और मैं बिल्कुल ये कहना चाहूँगा, अब एक वतीरा बन गया है कि पिछली गवर्नमेंट्स पे सब हम मलबा डाल देते हैं, लेकिन दिस इज़ अ मैटर ऑफ फैक्ट। और मैं चैलेंज करता हूँ कि इस हुकूमत से पहले किसी ने एनवायरनमेंट को इस तरह से लाइमलाइट में नहीं देखा। और मैं ये भी चैलेंज करता हूँ कि जिस तरह से, और बेशक इसमें सारा क्रेडिट बेशक इमरान खान साहब का है, और आपने देखा कि हमारी ओवर द वर्ल्ड पजीर आई हुई है। और ओवरनाइट चेंजेस कभी नहीं आती। हमने जो इक़दामात लिए हैं वो मिसाली इक़दामात हैं। 97 में ये डिपार्टमेंट लोकल गवर्नमेंट से अलग हुआ। अब तक हम फॉलो कर रहे थे, इस गवर्नमेंट से पहले तक जो तमाम रूल्स एंड रेगुलेशंस बने हुए थे, फेडरल गवर्नमेंट ने जो बनाए थे। नई इंडस्ट्री आ गई, किसी ने नहीं देखा, नई चीज़ें आ गई, नए एमिशंस आ गए। जब से मैंने ये पोर्टफोलियो संभाला है, हम उस वक्त से लेकर अब तक कई रूल्स, रेगुलेशंस और गाइडलाइंस बना चुके हैं। ठीक है। और उनको इम्प्लीमेंट भी कर रहे हैं। और हाँ, मैं ये पूछने वाली थी कि उनको इम्प्लीमेंट क्या कर दिया गया। हम यहीं से गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे, एक ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करते हैं। स्टूडियो में आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे। सूबाई वज़ीर तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात मोहम्मद रिजवान साहब हमारे साथ मौजूद हैं और हम गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ा रहे हैं। हमने बात की स्मॉग के तदारुक के लिए इक़दाम क्या क्या किए जा रहे हैं, तो महकमे की तैयारी क्या है, इस पर हम जो है गुफ्तगू करेंगे। जी सर, बताइए। जी, जैसे मैंने आपसे अर्ज़ किया कि एक स्मॉग कमेटी बनी हुई है जिसको कोई भी जो भी मिनिस्टर फॉर एनवायरनमेंट होगा वो हेड करता है। उसमें हम तमाम जो भी हमारे कंसर्न डिपार्टमेंट्स हैं उनको बुलाते हैं और उनके साथ हम बैठकर सैर हासिल गुफ्तगू करते हैं, डिसीजंस लेते हैं। उसमें हमने डिसीजंस लिए भी, मैं आपसे शेयर भी कर लूँगा, और उनको बाकायदा मॉनिटर किया जाता है। अच्छा जी, मॉनिटरिंग के लिए जो चीज़ें दरकार हैं क्या वो आपके पास मौजूद हैं जिससे एयर क्वालिटी इंडेक्स मापा जाता है? जी बिल्कुल, हमारे पास बेशक हैं। आजकल जो एयर क्वालिटी इंडेक्स दिखाया जाता है, मैं बड़े अफसोस से ये कहना चाहूँगा कि हमारे उन दोस्तों को एहसास नहीं है कि एयर क्वालिटी मॉनिटर्स को किस तरह से नस्ब किया जाता है। सही। हम एक प्लान शुरू करने लगे जिसमें हम उनको एजुकेट भी करेंगे, उसकी स्पेसिफिकेशंस बताएंगे। आज का जो हमारे डिपार्टमेंट का एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 134 डिफरेंट एरियाज़ में लगे हैं। टाउन हॉल में 192 है, मॉडल टाउन में 186 है। ये जो जिस तरह, और हमारे ज़राए के मुताबिक जो रिपोर्ट हुआ है आज एयर क्वालिटी इंडेक्स शहर का वो 337 है। और हमने माजी में ये देखा कि शहर लाहौर आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में आए, लेकिन आप कह रहे हैं कि माजी में कुछ सालों में हम देखें उस तरह से स्मॉग थी नहीं।
जी, पिछले 2 साल से तो मैं पूरी अथॉरिटी से कह सकता हूँ कि 1 सेकंड के लिए भी स्मॉग नहीं हुई। दूसरी बात यह कि मैं अपने उन दोस्तों से, उन मेहरबानों से भी अर्ज़ करूँगा कि हमारे पास आएँ, हम उनको टेक्निकल असिस्टेंस देंगे। हम उनको बताएंगे कि उन्होंने एयर क्वालिटी मॉनिटर किस तरह से नस्ब करना है। अगर उसके बाद उनकी रीडिंग इस तरह से आई तो हम इस चीज़ को कबूल भी करेंगे। यानी आपका दावा ये है कि पिछले 2 सालों से शहर में स्मॉग है ही नहीं? 1 सेकंड के लिए भी जी जी, पूरे पंजाब में 1 सेकंड के लिए भी पिछले 2 साल से स्मॉग नहीं हुई। ठीक है। बेसिकली स्मॉग इज़ द मिक्सचर ऑफ फॉग एंड स्मोक, और अगर पिछले 2 साल में फॉग नहीं हुई तो स्मॉग का एग्जिस्ट होना बिल्कुल नामुमकिन है। अच्छा जी हाँ। हम तो ये रिपोर्ट करते रहे हैं कि शहर लाहौर आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में आ गया है, तो आप दावा ये कर रहे हैं, और अगर आपका महकमा ये दावा कर रहा है तो ये कैसे झूठा हो सकता है? और फिर वो जो लिस्ट एक पूरी आती थी कि हमारा शहर आलूदा तरीन शहरों में है, तो वो आदाद शुमार कहाँ से आ जाते थे? देखिए, मैं ये अर्ज़ करता हूँ कि फ़र्ज़ कर लें, मैं आपको बड़े आसान तरीके से समझाता हूँ कुछ देर में। ये एक कमरा है, इसमें अगर बैठकर 1 लोग या 2 लोग या 3 लोग सिगरेट पी रहे हैं और हवा चल रही है तो स्मोक डिस्पर्स हो जाएगा। इस मौसम में हवा बंद होती है, हवा में मॉइस्चर होता है, चीज़ें स्टिल हो जाती हैं। तो अगर आप ये फ़र्ज़ कर लें कि 1 या 2 या 3 लोग कमरे में बैठ के सिगरेट पिएँ और हवा ना चल रही हो, तो स्मोक की वही मिकदार होगी, लेकिन वो क्योंकि कहीं जा नहीं रही, इसलिए आपको महसूस होगा कि पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो गया। दैट इज़ द ओनली फैक्टर। जितनी भी पोल्यूशन है वो हर वक्त मौजूद है, लेकिन क्योंकि आजकल के मौसमियाती हालात की वजह से वो इकट्ठी हो जाती है, एक जगह पे जमा रहती है, वो डिस्पर्स नहीं हो सकती, इसलिए हम उसको ये कह सकते हैं कि इस मौसम में शायद अच्छा जी, हम रिपोर्ट करते रहे कि भट्टों को नई टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल नहीं किया गया, दावे किए जाते रहे उसके बरक्स कि ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी पर भट्टों को मुंतकिल किया जाएगा, वो भी ना हुए। और इसके बाद हमने आपके मैं कता कलामी की माफ़ी चाहूँगा, आप सर्वे करवा लें। इस वक्त पंजाब में 90% भट्टे, मैं पूरी आपको फिर दोबारा अथॉरिटी से कह रहा हूँ, ज़िगज़ैग हो चुके हैं। ठीक है। अच्छा जी, हम कोशिश करते हैं कि हमारी जो बीट रिपोर्टर हैं सादिया, हम उनको लाइन पे लें और उनसे हम पूछें कि जी ये हम जो चीज़ें रिपोर्ट करते हैं वो इतनी मुख्तलिफ कैसी हैं कि ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी पर दावा आप कर रहे हैं भट्टों को मुंतकिल कर दिया गया, लेकिन जो हमें हमारे ज़राए और हमारे रिपोर्टर्स इत्तलात देते हैं उसके मुताबिक नहीं किया गया। और फिर जिस तरह से हम एयर क्वालिटी इंडेक्स शेयर करते हैं, लोग शिकायतें करते हैं कि बहुत ज़्यादा डस्ट होती चली जा रही है, उस पर भी जो है अब आपका दावा ये है कि जी एज सच इस तरह से नहीं है। धुआं छोड़ती गाड़ियों का हमने जिक्र किया, उनके तदारुक के लिए भी हमने एज सच देखा कोई इकदाम नहीं किए जाते, तो कुछ प्लानिंग तो अब आपने आगे के लिए कर रखी होगी। आयशा, आप ज़रूर सादिया से रब्ता करने की कोशिश करें। मैं कुछ अगली प्लानिंग का आपसे जानना चाहूँगी कि अब हमने आगे क्या प्लानिंग कर रखी है माहौल को साफ़ सुथरा रखने के लिए। हमने देखा जी दरख्त लगाने के हवाले से बात की जा रही थी कि जितने दरख्त लगाएंगे माहौल साफ़ सुथरा होगा, इसके लिए क्या काम किया जा रहा है? देखें, जो आपने फरमाया ना जी ग्लोबल वार्मिंग के बारे में, तो मैं वो अर्ज़ करता चलूँ आपके साथ, एक शेयर करूँ एक फैक्ट जो कि बहुत ज़्यादा डेंजरस है। अगर खुदा न खास्ता ग्लोबल वार्मिंग ग्लोब में 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर का इजाफा हो गया तो देयर विल बी नो ग्लेशियर, सब पिघल जाएंगे और तबाही वो तो अंडरस्टूड है। ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए द बेस्ट एंड द ओनली वे आई थिंक सो इज़ वो बेशक ट्री प्लांटेशन। और उसमें देखा आपने कि इससे पहले ऐसी नज़ीर ही नहीं कहीं मिलती कि इस तमाम इतने बड़े पैमाने पर ट्री प्लांटेशन की गई हो। जब मैंने ये डिपार्टमेंट संभाला तो मुझे बहुत से लोग आके मिले, दोस्त आके मिले, किसी ने 50,000 प्लांट लगाए, 25,000, 10,000, इस तरह डिफरेंट नंबर्स थे। तो जब मैंने उनका सर्वाइवल रेट पूछा तो दैट वाज ओनली 6%। मैंने फिर उनसे रिक्वेस्ट की कि अगर आप 50,000 की बजाय ग्रोन प्लांट्स लगा दें जिनका सर्वाइवल इजी हो, जो कि माहौल की तब्दीली के साथ ज़्यादा क़ुव्वत के साथ लड़ सकें, और वो बेशक 5,000 लगा दें तो वो हमारे लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होंगे। और फिर बाकी तमाम दोस्तों ने इस तरह किया और अब उसका सर्वाइवल रेट 80% है। तो इस तरह जब हम चीज़ों को करीब से देखेंगे, उनको ठीक करने की कोशिश करेंगे, तो कोई ऐसा मसला नहीं है जो हल ना हो सके इंशाअल्लाह। चलें जी, हम भी दुआ गो हैं मसाइल हल हों, क्योंकि एनवायरनमेंट साफ़ होगा तो अल्टीमेटली इसका फ़ायदा जो है तमाम लोगों को ही पहुंचेगा। हमारी बीट रिपोर्टर सादिया खान ने हमें ज्वाइन किया है।
सादिया हमारे साथ सूबाई वज़ीर माहौलियात मौजूद हैं और आप शो देख भी रही होंगी। मुझे बताइएगा, दावा ये किया जा रहा है कि पिछले 2 सालों से स्मॉग है ही नहीं शहर में, और हम ये रिपोर्ट करते रहे हैं कि शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है, लाहौर शहर आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में जो है वो सबसे ऊपर आ चुका है। तो कुछ बताइएगा जो आप हमें अपडेट करती रहती हैं, कि जिस तरह से कहा कि जी अभी रिजवान साहब ये भी दावा कर रहे हैं कि बहुत बड़ी तादाद में भट्टों को ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल कर लिया गया, लेकिन हमारी इत्तलात के मुताबिक ऐसा भी कुछ नहीं हुआ। तो कुछ फैक्ट्स आप बताइएगा। फिर तो आपको बहुत ज्यादा मुबारक हो अगर 2 साल से हमने लाहौर में स्मोक नहीं देखी है। मे भी आपको पिछला साल याद हो, जब फेब तक हमने लाहौर की वो सूरत हाल देखी थी कि हमें समझ नहीं आ रही थी ये धुंध है, ये स्मोक है, ये आलूदगी है, ये क्या चीज है। अगर वाकई में स्मोक नहीं है तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि कोई एक्टिविटी करने की जरूरत है। अभी से भट्टों को जो है वो बंद करने के अहकाम भी दिए जा रहे हैं, फैक्ट्री पर छापे मारे जा रहे हैं, गाड़ियों के चलान किए जा रहे हैं। तो ये सारे अवामल जो हैं ये हर साल किए जाते हैं, ऐसा नहीं है कि स्मोक नहीं है। हाँ, महकमा माहौलियात की अगर हम बात करते हैं, इनकी तरफ से कहा यह जाता है कि 43-45% जो है वो तकरीबन गाड़ियों का धुआं है, जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा पोल्यूशन फैलती है। लेकिन दीगर अवामल जिसमें फैक्ट्रियाँ हैं, मिल्स हैं हमारी, उसके साथ भट्टे हैं, वो भी काफ़ी ज़्यादा हमारा जो माहौल है उसको ख़राब करते हैं। और 2020 में जो सूरत हाल थी वो सबके सामने थी कि हमने तब तक ऐसा माहौल देखा कि ऐसा मौसम देखा कि हमें समझ नहीं आ रही थी कि हम किस तरह से सर्वाइव करें। तो दुआ तो ये है कि आइंदा हमें इस तरह की सूरत हाल जो है वो फेस ना करनी पड़े। लेकिन स्मोक ख़त्म नहीं हुई है और वैसे ख़त्म नहीं हो सकती जब तक इसका मुकम्मल तदारक नहीं होगा, या वो जितनी टेक्नोलॉजी इन लोगों ने कहा है कि हम मुतारिफ करवाएं उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जाएगा, तब तक स्मोक जो है वो खत्म नहीं होगी। तो मैं तो माहौलियत खुद जो है अभी से स्मोक के खिलाफ कार्रवाइयां कर रहा है। अभी से फैक्ट्रियां बंद की जा रही हैं, भट्टे बंद किए जा रहे हैं। और जहां तक भट्टों की बंदिश और भट्टों की नई टेक्नोलॉजी पर जो है कन्वर्ट करने का मामला है, तो पंजाब के दिग्गज शहर, आप मेरे साथ चलें, मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरे अपने जानने वाले ऐसे हैं जहाँ पर उनके पुरानी टेक्नोलॉजी पर भट्टे चल रहे हैं पूरे पंजाब में। अगर हम सिर्फ लाहौर की बात करें तो लाहौर में क्योंकि रिपोर्ट हो जाता है, देखा जा सकता है, तो इस वजह से जो है वो कार्रवाइयां अमल में आती हैं। लेकिन पंजाब के दीगर शहर जिसमें झंग भी है और उसके साथ टोबा टेक सिंह है, गुजरांवाला है और कई ऐसे शहर है जहां पर आज भी पुरानी टेक्नोलॉजी के भट्टे काम कर रहे हैं और सारा साल करते हैं। पिछले साल जो रिपोर्ट पेश की गई थी उसके मुताबिक इन्होंने 100% भट्टे टेक्नोलॉजी नहीं जो है उस पर कन्वर्ट किए थे। लेकिन आप भट्टा मालकान से बात करें, आप भट्टा एसोसिएशन से बात करें, वो आपको बताएंगे कि ये टेक्नोलॉजी उनकी अफोर्डेबिलिटी में नहीं है, वो अफोर्ड नहीं कर सकते। ब्लोअर लगे हुए किसी जगह पे कहीं पर बिल्कुल टेक्नोलॉजी चेंज नहीं हुई, तो वो स्मोक वाला इशू तो एलिमेंट रहेगा। और बाकी ये कि ये इन्होंने टेक्नोलॉजी चेंज करवा दी है भट्टों की, ये बिल्कुल झूठ बात है। ये मेरे साथ चले, मैं ये भी दावा करती हूँ, मैं इनको खुद दिखाती हूँ। मेरे अपने जानने वाले जितने हैं उनके भट्टे पुरानी टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं, उनको पता ही नहीं नई टेक्नोलॉजी क्या है, तो कैसे कन्वर्ट हो गए सारे भट्टे नई टेक्नोलॉजी पर। सही। सादिया खान, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। कोई मैसेज आप लाहौरियों को देना चाहें, इसके बाद हमें ब्रेक मैं इनकी 2-3 बातों का जवाब देना ज़्यादा ज़रूरी समझता हूँ। सबसे पहले तो मैं बिल्कुल गज़ालती तौर पर तैयार हूँ इनके साथ जाने के लिए। मैंने आपसे अर्ज़ किया कि 90% भट्टे ठीक है ज़िगज़ैग पर हो गए हैं। दूसरी गुजारिश ये करना चाहूँगा कि अगर इनको याद हो तो लास्ट ईयर दैट वाज वन नाइट के चीज़ें बिल्कुल इनविजिबल हो गई थी। दैट इज़ अ फैक्टर कि जो वाघा बॉर्डर पर जो इंडियंस अपनी फसल को आग लगाते हैं और हवा का रुख हमारी तरफ हो, सही, तो फिर उसमें हमें इस तरह का। और आपने देखा कि मुराद राज साहब ने सुबह स्कूल में छुट्टी कर दी और द वेरी नेक्स्ट डे इट वाज अ वेरी ब्राइट शाइनी डे। तो बाकी पैगाम मैं यही देना चाहता हूँ कि जब तक बेशक दुनिया की तमाम हुकूमतें भी इकट्ठी हो जाएं, हम पोल्यूशन पर काबू नहीं पा सकते। इसमें माशरे के हर एक फ़र्द को अपना इंडिविजुअल किरदार अदा करना पड़ेगा, ये सोच कर कि ये मेहरबानी वो अपने आप पर, अपने ख़ानदान पर और अपने अजीज़ व अक़ारब पर कर रहा है। वो सबसे पहले ख़ुद उससे अफेक्ट हो रहा है, क्योंकि यही आबो हवा है जिसमें मैंने भी सांस लेना है, आपने भी, आपकी फैमिलीज़ ने भी। तो मैं यही अर्ज़ करना चाहूँगा कि अपना अपना किरदार अदा करें ताकि हम इस लानत से छुटकारा हासिल करें। बिल्कुल आपने सही कहा, हमें मिलजुल कर माहौल को साफ रखने के लिए इकदाम करने हैं और हमारी बहुत सारी जी नेक तमन्नाएं जो हैं आपके साथ भी हैं कि आप भी अच्छे तरीके से काम कर सकें। साफ होगा तो हम जो है साफ़ सुथरी फ़िज़ा में सांस ले सकेंगे। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। नाज़रीन, हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ ही रहिएगा।
स्टूडियो में आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे। नाज़रीन, हम बहुत सारे तलबा देखते हैं कि जी बैरून मुल्क जाने के ख्वाहिशमंद होते हैं और अपनी ड्यूरिंग स्टडी वो इस तरह से जी तलाश करना शुरू कर देते हैं इंटरनेट पे, यहाँ वहाँ के कोई ऐसे ज़राए पता चल जाएँ जिससे वो अपनी बैरून मुल्क जाकर स्टडी भी जो है वो कंटिन्यू रख सकें और उनको रोज़गार के मौके भी मिल जाए और उनके लिए कुछ बेस्ट अपॉर्चुनिटी हो जाए। कुछ ज़बरदस्त स्कॉलरशिप्स की तलाश में रहते हैं तलबा, तो इसके लिए जी हमने देखा कि आइल्स एक्सपर्ट होते हैं जो कि तलबा की रहनुमाई करते हैं। तो हमारे साथ भी आज ऐसे एक मेहमान मौजूद हैं, शुएब अहमद शेख साहब ने ज्वाइन किया है, बरतानवी माहिर कानून आइल्स एक्सपर्ट हैं। तो इनसे जानेंगे कि तलबा के लिए कौन कौन से मौके ड्यूरिंग उनकी एजुकेशन और उसके साथ साथ अगर कुछ तलबा कंप्लीट एजुकेशन कर चुके हैं वो जाना चाहते हैं तो बैनुल अक़वामी सतह पर कौन कौन से मौके मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आपके? अल्लाह का शुक्र। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी वो तलबा जो कि ख्वाहिशमंद हैं बैरून मुल्क जाने के, अपनी तालीम आगे जाके कंटिन्यू करना चाहते हैं, कौन कौन से मौके उनके लिए मौजूद हैं? देखें, अगर तो 100% स्कॉलरशिप पे कोई बच्चा जाना चाहता है, उसने O लेवल किया हुआ है, A लेवल किया है या इंटर किया हुआ है, तो वो उसके लिए इटली है जो 100% स्कॉलरशिप देता है, जर्मनी देता है 100% स्कॉलरशिप, जिसमें बच्चे को मिनिमम 6 आइल्स चाहिए होता है, तो बच्चा अपनी जाके स्टडी भी कंटिन्यू कर सकता है। हम चाह रहे हैं हम स्टूडेंट्स की मुकम्मल रहनुमाई कर सके, तो आइल्स क्या है ये भी आप बता दीजिएगा, पार्टिसिपेट करने का तरीक़ेकार क्या है ये भी बता दीजिए। अच्छा, आइल्स में बेसिकली 4 में रूल्स होते हैं। एक लिसनिंग होता है, एक स्पीकिंग होता है, एक रीडिंग होता है, एक राइटिंग होता है, बच्चे ने जो करना होता है। एक ब्रिटिश काउंसिल करवाता है, वहाँ पे एग्ज़ाम होते हैं, तो हमारा अदारा है जो जहाँ पे हम उनको स्टडी करवाते हैं। अच्छा, आइल्स करने के बाद आपको ऑस्ट्रिया, इटली, जर्मनी में फ्री एजुकेशन मिल जाएगी अगर आपने इंटर किया हुआ है, A लेवल किया हुआ है। इसके अलावा अगर आपने मास्टर्स किया हुआ है और विद फैमिली सेटल होना चाहते हैं तो आपके लिए सबसे बेस्ट जो से मौके हैं वो कनाडा में हैं, न्यूजीलैंड में हैं, ऑस्ट्रेलिया में हैं, क्योंकि जो बच्चा या बच्ची जो भी हैं जो आफ्टर मास्टर 6.5 अगर आइल्स ले लेता है स्कोर बैंड में, तो उसको कनाडा फ्री में इमिग्रेशन ऑफ़र करता है, तो वो विद फैमिली भी जा सकता है, विद फैमिली। अच्छा, अब स्टूडेंट्स ने इसके लिए तैयारी कैसे करनी है? सबसे पहला मरहला क्या है? सबसे पहला मरहला है कि बच्चा आइल्स की तैयारी करे। आइल्स में उसने स्पीकिंग की तैयारी करनी है, लिसनिंग की करनी है, रीडिंग की करनी है, राइटिंग की करनी है। इसमें आप पहले मॉक टेस्ट भी बच्चा दे सकता है। पहले हमारी मुख्तलिफ अकेडमीज़ हैं जहाँ पे जाके वो मॉक टेस्ट दे सकता है। इसके अलावा आइल्स के अलावा अल्टरनेटिव कोर्सेज़ भी आए हुए हैं। डुलिंगो है, ऑक्सफोर्ड टेस्ट है, PTE है, जिसकी बेस पे आप बरतानिया, आप कनाडा, USA, ऑस्ट्रेलिया में जा सकते हैं स्टडी पे। और जो बच्चा स्टडी वीज़ा पे जाता है उसको वहाँ पे रोज़गार के भी मौके होते हैं। उसको 20 आवर पर वीक अलो होता है जॉब करना, अगर वो अपनी फैमिली के साथ गया है, क्योंकि अगर बच्चे ने मास्टर्स किया हुआ है तो अपनी वो वाइफ को, अगर वाइफ ने किया हुआ तो वो हस्बैंड को और बच्चों को साथ लेके जा सकते हैं। तो जो स्टूडेंट होता है उसको 20 आवर अलो होता है और जो उसके साथ डिपेंडेंट जाता है उसको फुल टाइम वर्क अलो होता है। तो इस तरह बच्चा अपनी एजुकेशन भी कंटिन्यू कर लेता है और साथ में रोज़गार के मौके भी उसके लिए वहाँ पे मौजूद हैं। अच्छा जी, यहाँ पर क्या एक्सपर्ट्स मौजूद हैं जो कि स्टूडेंट्स की इस तरह से रहनुमाई भी करते हैं, तैयारी भी कराते हैं? जी, मैंने, क्योंकि वो आप सोशल मीडिया पे देखें ना, हर कोई दावा तो करता है लेकिन वो जालसाजी ज़्यादा हो रही होती है। जी, ऐसे ही है। इसलिए मैं सबसे पहले बच्चों को रेफ़र करूँगा कि आप जिसके पास भी जाएँ किसी लॉ फर्म के पास जाएँ जो सॉलिसिटर या बैरिस्टर होगा, जिनकी जैसे हमारा इदारा है कनाडा में, इंग्लैंड में, पाकिस्तान में, तो वो आपको प्रॉपर गाइड कर सकेगा, क्योंकि वो उसने डिग्री ली होगी, LLM किया होगा इमिग्रेशन लॉ में, जैसे हम लोगों ने किया हुआ है हमारी फर्म में, तो वो आपको प्रॉपर सही से गाइड कर पाएगा। एक जो बंदा पाकिस्तान में जस्ट कंसल्टेंट बन के बैठा हुआ है तो उसका कुछ पता ही नहीं है वो उसकी क्या एजुकेशन है, मैट्रिक है या क्या है, तो उसमें जालसाजी हो सकती है। अगर आप किसी भी लॉ फर्म के पास जाएं, किसी बैरिस्टर सोलिसिटर के पास जाएं, तो वो इंशाल्लाह आपको अच्छा गाइड करेंगे। और इसके अलावा इंटरनेट है, गूगल है,
बच्चे जैसे मैंने बताया कि इटली में खुद भी अप्लाई कर सकते हैं, जर्मनी में खुद भी अप्लाई कर सकते हैं और फुल टाइम स्कॉलरशिप है। स्कॉलरशिप बरतानिया में भी मिल जाएगी, यूएसए में भी मिल जाएगी, लेकिन वो 30% या 40% होती है। 100% स्कॉलरशिप सिर्फ जर्मनी देगा, इटली देगा, ऑस्ट्रेलिया देगा और जो है इसके अलावा इमिग्रेशन में स्कॉलरशिप वो कनाडा, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया देते हैं। सही जी, ठीक है जी। तो ये मौके मौजूद हैं जो कि बैरून मुल्क जाने के ख्वाहिशमंद तलबा हैं, वो इस तरह से राबता करके जो है अपने लिए बाहर का प्लान भी कर सकते हैं, कहीं पे भी वो जाना चाह रहे हैं। फ्री स्कॉलरशिप कहाँ पे अवेलेबल है वो भी आपने जान लिया। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। नाज़िन, हमने प्रोग्राम के इस हिस्से में जी आपको बताना है बाहर, क्योंकि हर रोज़ के रेट्स आपके साथ शेयर करते हैं और ज़रूरी है ये चीज़, क्योंकि आप लोग वेट कर रहे होते हैं। तो अभी हम बाहर चलते हैं मायदा की जानिब और उनसे जानते हैं आज की रेट लिस्ट क्या है। ओवर टू यू मायदा। जी बिल्कुल, गरीब आवाम के लिए जो है हर चीज़ इतनी महंगी होती जा रही है कि उनका जीना दोभर हो गया हुआ है। पहले उनकी पहुंच से मटन और चिकन दूर था, लेकिन अब जो है गरीब आवाम के लिए सब्जियां भी इतनी महंगी हो गई हैं कि वो 2 वक्त का चूल्हा उनके घरों में जलाना उनके लिए मुश्किल हो गया है। अगर गरीब आवाम सब्जियाँ ख़रीद कर नहीं खाती तो वो क्या खाए और कैसे वो गुजारा करे। तो इस चीज़ से जो है वो तंग आकर ज़ाहिर सी बात है खुदकशियाँ करने पर मजबूर होगी। मेरे पास कुछ सब्जियों के रेट्स हैं जो बहुत ज़्यादा यहाँ पर इनकी कीमतें हैं और बहुत ज़्यादा कीमतों पर ये फ़रोख्त की जा रही हैं सब्जियाँ, जो एक गरीब आदमी की पहुँच से बहुत दूर है। मैं आपको कुछ सब्जियों के रेट्स बता दूँ। मेरे पास है यहाँ पर लहसुन जो है वो 160 रुपये फ़रोख्त हो रहा है, अदरक जो है 255 रुपये फ़रोख्त हो रहा है और आलू जो है हर सब्ज़ी में डलते हैं, हर सब्ज़ी में वो इस्तेमाल किए जाते हैं, वो 60 से 70 रुपये इस्तेमाल किए जा रहे हैं। टमाटर जो है वो 60 से 70 रुपये वो भी फ़रोख्त हो रहे हैं। इसके साथ जो है मटर वो 200 रुपये फ़रोख्त हो रहे हैं। टिंडे जो है वो 140, भिंडी जो है वो 90 रुपये यहाँ पर फ़रोख्त हो रही है। शिमला मिर्च जो है वो 205 रुपये यहाँ पर फ़रोख्त हो रही है। बहुत मुश्किल है, गरीब आदमी इतना अफोर्ड नहीं कर सकता। यहाँ पर एक यहाँ शहरी भी मौजूद हैं सब्जियाँ ख़रीदने। मैं उनसे पूछना चाहूँगी, अस्सलाम वालेकुम अंकल, मुझे बताइएगा सब्जियाँ इतनी महंगी हो गई हैं, हमारी हुकूमत क्या चाहती है? गरीब आवाम वैसे ही मर जाएँ या उनके लिए इतना मुश्किल कर दिया सब्जियाँ ख़रीदना? वो खान साहब कहते थे हैं तो खुदकुशी कर लो, अगर नहीं गुजारा होता तो खुदकुशी कर ले। सब्जियों की कीमतें आसमान से लग गई हैं, हर चीज़ डबल बल्कि ट्रिपल हो गई है। तो खान साहब की मुश्किलात ये गुजारा ही नहीं हो रहा है किसी तरह, ना मतलब उसका महीने का राशन इकट्ठा होता है, ना सब्जियों के डेली परचेज़ होती है। हर रोज़ यही कुछ होता है, एक दिन रेट कुछ होता है, अगले दिन चले 10-10, 15-15 रुपये इजाफा हुआ होता है हर सब्ज़ी में। तो बस ऐसे ही है। खान साहब कहते हैं खुदकुशी कर लेंगे, आसान हल है इसका बहुत। जी बिल्कुल, इमरान खान साहब ये कहते हैं आपने घबराना नहीं है, गरीब आवाम को तो बेचारी को घबरा लेना चाहिए, क्योंकि जो सब्जियों की कीमतें हैं बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। हमारी आवाम के लिए ये कुव्वत ख़रीद से बाहर हैं। हुकूमत की अपील है, जो हमारी शहरी हैं उनकी हुकूमत से ये अपील है कि प्लीज़ जो है इस महंगाई पर बर वक्त कंट्रोल किया जाए, ताकि गरीब जो घर के लोग हैं उनके घरों में भी। ठीक है जी मायदा, थैंक यू सो मच। आपने खुद सुन लिया कि लोग किस तरह से जो है वो चीज़ें रिपीट कर रहे हैं कि जैसा कि प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं जी आपने घबराना, लेकिन महंगाई अगर इस कदर बढ़ती चली जाएगी, जिस तरह से एक बार फिर से ये नवीद सुना दी गई है कि पेट्रोल की कीमत में इजाफा होगा, तो अल्टीमेटली अगर पेट्रोल की कीमत बढ़ जाती है तो वो सब्जियों की कीमतों पर भी उसका असर हमें नज़र आएगा। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त पहुंचे, अपने इख्तिताम को अपना ख्याल रखिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।